हेलो फ्रेंड्स, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें 29 अगस्त 2018 की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूं, आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जो भी सॉल्यूशन को कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है उसे एक जगह नोट डाउन करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। आप चाहे किसी भी एग्जाम, रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है ना। जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आप देखेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, आपकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कमांड बढ़ती जाएगी। और जितना जो है आप ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। एक कोड भाषा में पजलिंग को इस तरह लिखा गया है और जीपी जपा को इस तरह लिखा गया है। इस कोड को क्या लिखा जाएगा? इस कोड को पूछा है क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हम इसे ध्यान से देखें तो इसे सेंटर से डिवाइड कर दे तो इसको उल्टा लिख दिया गया है ना, जेड जेड यूपी, जेड जेड यूपी। और इस बाकी के हिस्से को फिर से उल्टा लिख दिया गया, जे एन आई एल, जे एन आई एल, है ना। इसमें भी चेक करें तो चार को जो है इस तरह लिखा है, आई पी आई जे, आई पी आई जे। और बाकी के चार को फिर से उल्टा लिख दिया, ए पी ए जे, ए पी ए जे। इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, चार को तोड़ लेंगे तो उल्टा लिखेंगे, जेड आई डब्ल्यू एस। और बाकी के चार को उल्टा लिख देंगे, डी ई एल जेड। तो ये चेक करते हैं किस में आ रहा है, जेड आई डब्ल्यू एस डी ई एल जेड। ही हमारा ऑप्शन 2 में मैच हो रहा है, ये हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42, 63 और 105 का महत्तम समापवर्ती क्या होगा? देखिए, इसको सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑप्शन से उठा लें, ऑप्शन से कोशिश करें, है ना। अब देखिए, 21 को उठाएं तो इससे डिवाइड करें, अगर ये डिवाइड हो जाए तो यानी कि उसका में से हो सकता है ना। 21 से भाग करेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा और ये 5 बार में चला जाएगा। फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता है ना, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगर हम 7 से डिवाइड करने की कोशिश करते तो क्या होता, ये देखिए, 7 से करते 7 छिंग 42 होता, ये 9 से डिवाइड हो जाता और ये एक होता 7 कम से 7 बचे 35, है ना। अभी इसमें देखते तो ये 3 से और डिवाइड हो जाता है ना, 3 से 2 बार में हो जाता, ये 3 बार में और ये 5 बार में। तो 3 से भी डिवाइड हो तो इसमें 3 की और गुणा करनी पड़ती है, तो हमारा आंसर आता। आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। देखिए, सेमीकोलन, कॉमा और ये दिया हुआ, ये पैराग्राफ में यूज होते हैं, ये सिंबल हो गया अलग, है ना, तो यही एक अलग हो गया। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति के रिक्त स्थान में सही ढंग से बैठने वाले विकल्प का चयन करें। देखिए, आकृति दी है, इसमें ये कैसे मिलेगा और ये इस तरह से मिलेगा। ठीक है, और ये पोर्शन ऐसे सेम इसी तरह से ये इस तरह से मिलेगा। तो हमें ये चेक करना है ना, एक इस तरह से लाइन हो, इस तरह से लाइन हो उसी पर ही, और ये हो इस तरह का। ये किस में मिल रहा है हमारा, ये देखिए, हमारे दो इस तरह के मिल रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो ये ऑप्शन है, ये इस तरह से, ये सभी के इसके कोने से जस्ट टच हो रहा है ना, और जो है हमारा इसमें जो है इसमें कोने से टच नहीं हो रहा, तो ये इसलिए गलत हो गया। हमारा ऑप्शन 3 इससे मैच हो रहा है परफेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी एक वर्ष में 25 बच्चों के वजन में बढ़ोतरी दर्शाती है। वजन में बढ़ोतरी का माध्य निकालना है। 25 बच्चे हैं तो इनका माध्य निकालना है हमें, वजन में बढ़े हुए का, है ना। अब इसकी गुणा करनी पड़ेगी, पर 1.5 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, है ना। 4 कम 4 और 2, 1.5 से गुणा कर 6 हो जाएगा, 2 से 5 की गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 8 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, है ना, 19.2 हो जाएगा। 5 की 3 से गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे हो जाएगा 6.4, और एक की गुणा करेंगे 3.4 ही आएगा। इसको जोड़ लीजिए, 4 2 8 और 10 हो गया, हासिल 1 हो गया। इसको यहाँ लिख लेते हैं ना, इसको जोड़ लेते हैं,
छः और एक सात, छः और एक सात, 10 17, 17 में 20 जोड़ दें तो हो जाएगा ये 17 20 37 हो जाएगा, ये 36 है ना। एक कम है तो 36 और 15 को जोड़ा जाए 51, 51 में 6 जोड़ा 57 और 3 60, ये हो गया 60 हमारा ना। इसको भाग देना है 25 से, 25 बच्चे हैं, जोड़ने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है। तो देखिए 25 और 4 के ऊपर नीचे गुणा कर, नीचे 100 हो गया, 6 चौक 24, ये आया नीचे 100 आया, काट दीजिए 2.4, ये 2.4 की बढ़ोतरी आ गई इसमें। ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिजली की कुचालक है ना, जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता, वो है माइका और क्वार्ट्ज है ना। ये हो गया ऑप्शन ए हमारा। बी नहीं हो सकता, इसमें धातु है, धातु में विद्युत प्रवाह हो सकता है। ये सुचालक है, सुचालक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन किस दिनांक पर शुरू किया गया ताकि स्वच्छ राष्ट्र बनने के भारत के विशाल स्वप्न को साकार किया जा सके? वो हुआ था 2 अक्टूबर 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना है यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज, ये हो गया है ना। कह रहा है कि जो इसकी ऊंचाई है एच, एच जो है जो है समांतर चतुर्भुज आधार जो है उसकी ऊंचाई से दोगुना है, तो ऊंचाई को हमने मान लिया एच, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा दोगुना 2h। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दिया है, इसका एरिया दिया है 392। इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, आधार है 2h, ऊंचाई हो गई h है ना। तो ये हो गया एच स्क्वायर बराबर 392 के, इसे 2 से इधर भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा ये 19 दूनी 38 और ये 196 हो गया है ना। ये एच स्क्वायर, और हम जानते हैं ये 14 का स्क्वायर होता है, तो आप सीधे डायरेक्टली से लिख सकते हैं। ऑप्शन 3 हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? देखिए जो ये जिसका परमाणु क्रमांक 7 होता है ना, मतलब उसके आखिरी में जिसमें 7 होते हैं वो हेलोजन ग्रुप से आता है ना। हेलोजन ग्रुप ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब है नमक है ना। जब ये धातु के साथ अभिक्रिया करता है, रिएक्ट करता है, तो ये नमक बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है, नहीं पूछा है। अब देखिए इसमें जो है अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है, जी हाँ बिल्कुल। जैसे कैल्शियम जो है पानी के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और ये गैस बनाता है हाइड्रोजन। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए, 2 2 4 हो गया, तो इसको 2 कर दीजिए है ना। तो देखिए हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कैल्शियम तैरने लगता है, गैस निकलती है तो कैल्शियम को ये फ्लोट करा देता है, तो ये भी सही हो गया। और ये अभिक्रिया की तीव्रता बहुत धीमी होती है ना, कम होती है, तो जो निकलने वाली उसमें कम होती है, ये हमारा गलत हो जाएगा, इसमें उसमें अधिक निकलती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से हिल रही है जिसके जिनके तरंगों का ऊपरी सिरा 100 मीटर अलग है। तरंग के ऊपरी सिरों का वेग जो है 25 मीटर पर सेकंड है। नाव के हिलने की आवृत्ति क्या है? देखिए इसने दिया है वेलोसिटी, दिया है 25 मीटर पर सेकंड, और तरंग के ऊपरी सिरों को दे दिया है इसने लैम्डा दे दिया, लैम्डा है 100 मीटर। ठीक है, पूछा है नाव के हिलने की आवर्ती, आवर्ती होती है एन, इसका फॉर्मूला रिलेशन क्या होता है, v इक्वल टू एन लैम्डा। v दिया है 25, एन निकालना है, लैम्डा दिया है 100, तो एन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 बटा 100, इससे काटेंगे एक बार, 1/4 हो जाएगा।
ये पूरा डिवाइड करके दिए, 4 से भाग करेंगे 0.25 हर्ट्ज हो जाएगा। आप हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, आप इसको भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, पावर की गणना करें। देखिए जब जो है उत्तल लेंस जो फोकस जो है सेंटीमीटर में दी हो तो पावर का फॉर्मूला आप इस तरह से लिखिए 100/f, है ना। और जब मीटर में दिया हो तो पावर को 1/f लिखिए। ठीक है, तो 100 दिया हुआ है तो यूनिट कन्वर्जन में आसानी हो जाएगी आपको, है ना। एक लिखेंगे फिर इसको कन्वर्ट करिए 0.5 फिर काटिए, तो ज्यादा आसान है कि आप डायरेक्ट 100 लिखिए, है ना। फोकस दिया है 50, 50 से भाग करके 2 बार में कट गया तो इसका आया 2 डायोप्टर। ये प्लस में आया ना, याद दिया नहीं है सिंबल, कोई बात नहीं। तो अब देखिए इसकी भी यूनिट आप याद रखिए कि जो है पावर की यूनिट डायोप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 tan θ = 2 है तो 3 sin θ - cos θ/2 cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से जो टेन थीटा की वैल्यू निकालने में कितना हो जाए, 3 को इधर ले आएंगे तो 2/3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे टेन थीटा कैसे बनाते हैं, इसमें हम जो है कोस को कॉमन ले लेंगे तो कोस थीटा कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 2 sin θ। यहाँ पे कॉमन नहीं है तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा कोस थीटा, ये -1 हो गया, है ना। नीचे भी यही करेंगे, नीचे से भी कोस को कॉमन ले लेंगे कोस थीटा, तो क्या बचेगा 2, है ना। यहाँ कोस था तो एक ही रह गया, कोस तो निकल गया तो यहाँ साइन है, यहाँ थीटा नहीं, कोस थीटा नहीं है तो ये साइन इसके बटे में आ जाएगा, कोस थीटा इसके बटे में आ जाएगा, साइन बटे कोस थीटा। अब देखिए हमें कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, हमें पता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी कोस थीटा 2 और टेन थीटा 2 tan θ - 1। ठीक है, ये ऐसे हो गया, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। नीचे हो जाएगा 2 माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी 2/3, तो 2 गुणा ऊपर रखा 2/3 माइनस 1 बटे में 2 माइनस 2/3। बस इसको सोल्व करना है, इस 2 की गुणा इसमें हो जाएगी 4 हो जाएगा, है ना। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा ये ऊपर 3 हो जाएगा ना, 4 माइनस 3/3 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 आएगा, 3 की गुणा इसमें हो जाएगी 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट ही जाएगा, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा और 6 माइनस 2 करेंगे आएगा 4, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1/4। 1/4 ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वक्तव्य को सच मानकर चलें और तय करें कि दी गई मान्यताओं में से कौन सी वक्तव्य में निहित है। वक्तव्य क्या है, कंपनी एक्स ने घोषणा की कि उनकी कंपनी में 10 कलर की नौकरी को भरने के लिए न्यूनतम योग्यता मापदंड स्नातक की 5 डिग्री है। मान्यता क्या है, केवल वो लोग ही आवेदन देंगे जिन्होंने स्नातक की डिग्री पास की है। बिल्कुल, योग्यता अगर स्नातक डिग्री निर्धारित किया तो वही आवेदन कर सकते हैं। दूसरी मान्यता क्या, अधिस्नातक भी आवेदन दे सकते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने न्यूनतम डिग्री जो है बोला है ना, न्यूनतम डिग्री स्नातक की बोली है तो उससे ऊपर, है ना। अधिस्नातक स्नातक से ऊपर होता है ना, उससे भी ऊपर की डिग्री होती है, तो ये बिल्कुल उस जो है ये भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे 1 और 2 मान्यता दोनों ही सही हो जाएंगी। ऑप्शन 4 मान्यता 1 और 2 दोनों ही निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, वो द्रव अवस्था में रहता है ना। जब जो है जल 0 डिग्री के नीचे जाता है तो वो ठोस अवस्था में होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है तो वो गैस अवस्था में हो जाता है ना। ये एक एटमॉस्फेयर, इस प्रेशर भी इस पर डिपेंड करता है, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर पर है ये। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए, ये भी एक एटमॉस्फेयर पे 0 डिग्री से नीचे, 0 डिग्री पर बर्फ भी रह सकता है और वो जो है तरल अवस्था में भी रह सकता है ना। यहाँ पे जो है उसकी गुप्त ऊष्मा चेंज हो रही होती है, आप इस चीज को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित आंकड़ों के क्रम से संबंधित नहीं है। देखिए ये हम इस तरह से दिया हुआ है, हम इसको देखो वर्टिकली अगर इसे सेपरेट करें तो देखिए यहाँ पे 3 आ रहे हैं और यहाँ पे 3 से ज्यादा आ रहे हैं, है ना। जबकि इसमें वर्टिकली डिवाइड करें तो सेम आ रहा है, जितना इधर उतना इधर। इसमें वर्टिकली डिवाइड करें इसे तो यहाँ सेम आ रहा है, जितना दो इधर है दो इधर है, बराबर है ना। इसमें भी डिवाइड करें इसे, दो इधर आ रहे हैं दो इधर आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो है इधर 3 आ रहे हैं और इधर 1 2 3 4 हो रहे हैं। तो ये हमारा एक ऑप्शन हो जाएगा ए, जो संगत है, आंकड़ों से इस क्रम में संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई पॉली उम्रीगार पुरस्कार को 3 बार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है? वो है विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पूर्ववर्ती इसरो अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष वैज्ञानिक की पहचान करें जिन्हें सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉट फेडरेशन के हॉल ऑफ फेम में प्रतिष्ठापित किया गया है। वो है उडुपी रामचंद्र राव। अब इनका नाम याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई समस्या चित्र को उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित किया गया है, वह उत्तर चित्र कौन सा है? समस्या चित्र ये दिया है हमें। तो देखिए इसमें किसमें मैच हो रहा है, इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा इसमें मैच हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग बोला जाता है ना, ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जा रहा है। और जो है गति, गति क्या है? डिस्टेंस, है ना। दूरी में परिवर्तन की दर इसे बोल देंगे, दूरी में परिवर्तन की दर को जो है गति कहा जाता है। ये दूरी हो गई है। त्वरण, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूरी का मात्रक मीटर, गति का मीटर पर सेकंड, वेग का मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेग और दूरी में ये डिफरेंस है कि ये एक अदिश राशि है और वे एक सदिश राशि है, ठीक है। आप इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? देखिए इसकी वेलोसिटी को पूछा गया। हम मान लेते हैं कि ये 5 किलोग्राम की है ना, इसका द्रव्यमान m1 हो गया और इसकी वेलोसिटी ये v1 है ना। ये द्रव्यमान इसका m1 हो गया, वेलोसिटी v1, और 10 किलोग्राम इसको हमने मान लिया m2 है और ये v2 गति से गति कर रहा है। तो दोनों की गतिज ऊर्जाएं समान है, तो काइनेटिक एनर्जी 1 की और काइनेटिक एनर्जी 2 की समान है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम v1 स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। m1 कितना है? m1 है 5 किलोग्राम। v1 पता नहीं, हमें निकालना है ना। और m2 कितना है? m2 है 10, v2 हमें निकालना है। तो ये 5 से काटेंगे, 2 बार में चला जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, v1 जो है इसका अंडर रूट हम स्क्वायर हटाएं तो ये अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये v2 हो जाएगा। इसका इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.41। तो v1 जो है v2 से 1.4 टाइम ज्यादा आया है, 1.4 टाइम। तो यानी कि v1 जो है, जो v1 जिसे जो 5 किलोग्राम का वजन है उस गेंद का, उसकी स्पीड ज्यादा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 किलोग्राम वाली गेंद जो है तेज चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिन में किस दीवार को पेंट करते हैं? तो क्या काम हो गया? टोटल काम 6
4 कर्मचारी 6 घंटे 21 दिन में एक पेंट दीवार को पेंट करते हैं ना। यदि 7 कर्मचारी 4 घंटे काम करें उसी काम को, तो ये इसी काम को कर रहे हैं, 7 कर्मचारी कर रहे हैं 4 घंटे, तो उन्हें टाइम कितना लगेगा ना, उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, हम लोग डी ले लेते हैं। तो ये 7 से भाग करेंगे, 7 से 3 बार में चला जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो 6 थी 18, यानी कि 18 दिन में लगेगा। ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में त्रिकोण की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए ये वाला पोर्शन अगर आप देखें, ये वाला जिसको ये इस तरह से डिवाइड किया गया हुआ है, ठीक है। तो इसमें त्रिभुज कैसे गिने जाते हैं, ये देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो इसमें जो है 6 की 2 से बस गुणा कर दिया ना, डबल कर दिया, जितना भी दिया है उसका डबल, तो 6 दूनी 12। इस पोर्शन में आ रहे हैं 12 त्रिभुज, ठीक है। इसमें कितने त्रिभुज हैं, आप इसको ऐसे जोड़ेंगे तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक लाइन डाल दी तो एक इधर मिल गया, एक इधर मिल गया, टोटल कितने हो गए, 3 त्रिभुज। तो इसमें हो गए 3 त्रिभुज, एक त्रिभुज ये हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे, जब ये इस त्रिभुज को इसके साथ जोड़ा गया तो इससे एक जोड़ने से एक नया त्रिभुज मिलता है, एक इस साइड से और एक इस साइड से, तो यहाँ 2 त्रिभुज और मिल गए हमें। और इसके जोड़ने से कोई त्रिभुज नहीं मिल रहा है ना, अगर ये लाइन डली होती तो एक त्रिभुज इधर से भी बन जाता। जोड़ लीजिए, 12 12 3, 12 3 15, 17 1 18, टोटल 18 त्रिभुज इसमें है। ऑप्शन हमारा 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र के रिक्त स्थान के उपयुक्त है। देखिए इसे बस जैसे सिमेट्रिकली हो रहा है हर जगह, तो इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे, इसको इससे, तो हमें पता चल रहा है कि 4 लाइनें हैं जो इस तरह से इंक्लाइंड हैंगी, है ना। तो मतलब एक पहली छोटी है, दूसरी उससे बड़ी हो गई, तीसरी उससे बड़ी हो गई और चौथी उससे बड़ी हो गई, ठीक है। तो इस तरह का हमें बस देखना है किसमें मिल रहा है, ये मिल रहा है हमारा 3 में, है ना। 1 2 3 4 लाइन हो गई, हर लाइन पहले से दूसरे से बड़ी होती जा रही है। ऑप्शन हमारा 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थम की उत्तरजीविता उचित के उक्ति के रचयिता कौन थे, वो है हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक 25.2 मीटर लंबी तार को 11:25 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, है ना। एक को जो है इस टुकड़े को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, 11 और 25। लंबा टुकड़ा क्या होगा, जिसका रेशो बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। तो इसी को हमें निकालना है कि कितनी लंबाई है, तो 25.2 का 25 को ऐसा निकालना है, कुल कितने में से इसको जोड़ लेंगे, ये आएगा 36, ठीक है। इसको भाग करेंगे हम, 6 से काटेंगे, 6 बार में 6 6 36, 6 चौक 24, ये 12 बचा, 6 थी 12 पॉइंट के साथ, है ना। 6 थी 6 दूनी 12, सॉरी ये 6 से इसको हटा दें तो थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा ना। 6 से बार करेंगे, 6 सते 42, ठीक है। 25 की 7 से गुणा करेंगे, ये आएगा 25 की, इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर ले, 5 से चट जाएगा, ये 5 से 2 बार में चला जाएगा, 5 सते 35 हो गया। 35 को 2 से भाग करेंगे आएगा 70.5। ऑप्शन 3 हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह में 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 15 है। अच्छा, तो हम छोटी संख्याओं का योग निकाल लें, ये ऐसे लिख लेते हैं, छोटी संख्याओं का योग, है ना, इसे ए से मान लेते हैं कि ये ए हैगा। तो इसका योग कितना आ जाएगा, 15 गुणा 5। इसको ऐसे ही लिखिए, जबकि समूह की सभी संख्याओं का माध्य 17 है, तो सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, सभी का योग लिख लेते हैं, है ना। इसको बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माध्य माध्य में जो है उसकी संख्या, संख्या में मालूम नहीं, उसको हमने मान लिया x, है ना, वो संख्या है x। अब क्या करें, यदि
5 छोटी संख्याओं को छोड़ने पर संख्याओं का माध्य 18.5 हो जाए, है ना। तो 5 संख्याएं छोड़ने पर, 5 संख्या छोड़ने पर योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18.25, है ना। 5 संख्या छोड़ दिया हमने, संख्या मानी थी कुल x, तो x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, बस इसको हमें सोल्व करना है, निकालना है। तो समूह में कुल कितनी संख्या है, हमें इस x का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पे वो सभी संख्याएं हैं और यहाँ पे वो छोटी संख्याएं है ना, 5 संख्याएं हैं। तो इस दोनों को ये वही तो 5 संख्याएं निकाली गई है ना, बी में से जो है ये निकाल दिया गया। तो उसका जो है योग ये आ रहा है 18.25 गुणा x माइनस 5, और b माइनस ये हमारे पास पता है ये है, तो हम इसे घटा लें, क्या हो जाएगा ये 17x माइनस 15, 15 गुणा 5 बराबर हो गया ये 18.25 x माइनस 5। इसकी खोल लेते हैं ना, तो ये x की गुणा इसमें हो जाएगी और माइनस 18.25 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 15 को भी हम उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, 17x इधर बचेगा, ये 15 उधर चला जाएगा ना, और इसको जो है 18.5 को हम इधर ले आते हैं, नहीं बल्कि ये बड़ी संख्या है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, ये 17x को हम इधर ले जाएंगे, तो कितना बचेगा, ये 18 में से 17 घट जाएगा, 1 बचेगा, 0.25 आएगा ये, है ना। और ये जो है ये एक बड़ी संख्या है, तो इधर आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 18.25 गुणा 5 माइनस 15 गुणा 5। ठीक है, 5 दोनों में, 5 को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचा 18.25 माइनस के 15, ठीक है, बराबर है 1.25 एक्स है ना। अब देखिए 18 में से 15 घटा देंगे, 3.25 रह जाएगा गुणा 5 बराबर 1.25 एक्स। अब इसको ध्यान से देखेंगे, ये इससे 5 बार में कट जाएगा, है ना, 4 बार में, सॉरी, है ना। इसकी 4 से गुणा करें, 4 हो जाएगा, 25 की 0.525 में गुणा होगी तो वो 1 हो जाएगा, 4 बार होगा, 4 की इसमें गुणा कर दे, तो 4 की इसमें गुणा करें, 1 हो जाएगा, 4 3 12, कितना हो गया टोटल 13 हो गया, है ना। एक्स कितनी संख्याएं हैं हमारी निकल के आ गई, एक्स बराबर 13, जिसे हमने एक्स माना, तो ऑप्शन हमारा 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जल विधि को पंकिल जल से अलग करता है, पंकी जल यानी मडी जल, है ना, होता है फिल्ट्रेशन, है ना। जब जल में अघुलनशील जो है पदार्थ को निकालने के लिए फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करना, छान लेते हैं छन्नी वगैरह से, या कपड़े से छान सकते हैं आप, है ना। और डिस्टिलेशन क्या होता है ना, जब जो दो द्रव आपस में मिले होते हैं उन्हें अलग करने के लिए जो उन्हें गर्म किया जाता है, गर्म करेंगे तो सब दोनों के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होंगे, तो इस तरह से दोनों के जो अलग अलग टाइम, मतलब जो जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट हो वो जल्दी से वाष्पित होने लगा, इस तरह से हम उसका आस्वन कर लेंगे। ठीक है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है, द्विविस्थापन अभिक्रिया पूछेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसको समझते हैं, ये जैसे ए और बी हैगा प्लस सी और डी, तो इससे क्या करता है कि ये ए जो है सी के साथ रिएक्ट कर गया, और जो है बी और डी के साथ रिएक्ट कर गया, बी और डी, है ना। तो दोनों ने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ए डिस्प्लेस हो गया, ए ने बी को निकाल दिया, है ना, सी ने जो है बी को डिस्प्लेस कर दिया और बी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया, तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब बस इसको हमें जो है पूछा है कौन से में नहीं हो रहा, हमें वो ढूंढना कौन कौन से में हो रहा है, तो हमारा इजीली पता चला। देखिए बी ए सी एल के साथ था यहाँ पे, और यहाँ पे जो है बी ए एस ओ फोर के साथ इसके साथ रिएक्ट कर गया, बी ए इसके साथ रिएक्ट कर गया, और सी एल एस टू इसके साथ रिएक्ट कर गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया ना। इसमें देखिए सी यू एस ओ फोर जो है ये एस एस के साथ सल्फर के साथ, है ना, सी यू एस ओ फोर ये सल्फर के साथ रिएक्ट कर गया, और एच टू जो है इसके साथ रिएक्ट कर गया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखिए अब इसमें देखिए एन ए ओ एच, ओ एच ये एन ए सी एल बन रहा है, तो ये एन ए ओ एच एन ए सी एल के साथ रिएक्ट कर गया, और ये एच जो है इसके साथ रिएक्ट कर गया, तो एच टू बना दिया। तो देखिए 3 में हमें डबल डिस्प्लेसमेंट बन गया, तो हमें सीधे पता चल गया कि ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे गलत हो गया है।
मतलब यही सही हो गया ऑप्शन जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट नामक पुस्तिका वेस्ट इंडीज हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले जमाइका के किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? वो है क्रिस गेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत मिलान जोड़ों को ज्ञात कीजिए। गलत मिलान जोड़ा, देखिए कॉपर को हम Cu से रिप्रेजेंट करते हैं, सोना को Au से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, प्लेटिनम को Pt से रिप्रेजेंट करते हैं और चांदी को Ag से। आप इन सबको भी याद रखिए। और पारा को यहाँ M से लिखा, Me से लिखा, ये गलत हो गया। पारा को हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। और पारा जो है मरकरी, इसे ही मरकरी बोलते हैं ना, मरकरी। और ये जो है धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहती है। इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सिर्फ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेता हो। प्रश्न चिन्ह यानी इसको हमें पूरा सॉल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। यहाँ पर अलग कर लेते हैं 1 प्लस 1/3। नीचे देखिए एक आएगा तो आप डायरेक्ट गुणा कर दिए, 3 आ जाएगा, और 3 इधर की गुणा हो जाएगी तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो इस पूरे की वैल्यू आई 4, 4/3। अब हम इस ब्रैकेट के अंदर की सारी चीजों को एक बार में सोल्व करेंगे। ये हो गया 5 प्लस 8, भाग करा हुआ है ना, तो भाग को हम गुणा ही कर दें सीधे तो ये उल्टा हो जाएगा, 3/4 माइनस 1। 4 से इसे भाग करेंगे, 2 बार में चला जाएगा, 2 तिया होता है 6, तो 6 में से 1 जाएगा 5, 5 5 10 हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 10, इस पूरे ब्रैकेट की। अब ये बचा है, हमें इसको सोल्व करना है। तो 2 प्लस 5 भाग हो रहा है 10 से। ठीक है, अब देखिए इसको भाग को गुणा करते तो 1/10 हो जाएगा, 5 से 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में चला गया, ये 2 बच रहा है। अब ये 1/2 आ रहा है ना, 2 प्लस 1/2। अब इसको जोड़ें, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा 5/2 क्वेश्चन मार्क का। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन हमारा 2 राइट हो जाएगा, 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समस्या चित्र को उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित किया गया, वह उत्तर चित्र कौन सा होगा? देखिए समस्या चित्र हमें अपने उत्तर चित्र में ढूंढने की किसमें मैच कर रहा है। अब ध्यान से देखेंगे तो हमें जो है ये इसमें मिल जा रहा है, ऑप्शन बी में, ये रहा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? कथन क्या है? एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते हुए तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है। हाँ, ये बिल्कुल सही हो गया, है ना। बाएं से दाएं सॉरी, है ना, बाएं से दाएं जाने पर रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घटती है और फिर बढ़ जाती है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है? आवर्त, दूसरा क्या कह रहा है? आवर्त तालिका में समूह में नीचे जाने पर गैर घातों की रासायनिक अभिक्रिया बढ़ जाती है। नहीं, ये बात गलत है ना। जब ये नीचे से ऊपर से नीचे जाता है ना, ऊपर ऐसे नीचे जाएंगे तो क्या होगा? अघातु में, इधर लिख लेते हैं अघातु। अघातु में पहले घटता है और फिर बढ़ता है। यहाँ लिख लेते हैं, पहले घटता और फिर बढ़ता है, और फिर बढ़ता है। और घातु के केस में क्या होता है? नीचे जाने पर पहले जो है बढ़ता है ना, अपोजिट चलेगा, पहले बढ़ता है फिर घटता है। इसको आप याद रखें, तो हमारा जो है केवल ऑप्शन ए ही राइट हैगा।
कथन सिर्फ ए सही है लेकिन बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2018 से केंद्रीय फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया है ना, उस समय प्रसून जोशी थे। ओल्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? वो होता है यांत्रिक ऊर्जा ना। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों का जो है यूनिट क्या होता है? ये होता है जूल। ठीक है, इसकी यूनिट जूल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पदों के संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। अनुपस्थित पद का चयन करना, देखिए आर का नंबर होता है 18, ए का नंबर होता है 1 और टी का नंबर होता है 20। तो हमें ये संख्या मिलेगी 18, 1, 20। सेम इसमें भी हो जाएगा, जी का 7, ओ का 15, डी का 4। तो क्या हो गया? 71, 54। 71, 54 हमारा ऑप्शन 3 में मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिकोण के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से दुगने हैं, तो तीसरे कोण का माप कितना है ना। दोनों जो है त्रिकोण के दोनों बराबर कोण तीसरे से दुगने हैं, तीसरे से दुगने हैं। अच्छा देखिए क्या कह रहा है ये, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो ये भुजा हम मान लेते हैं कि वो समान है इसकी, तो इनके साथ बनने वाला कोण भी समान होगा। ठीक है, और ये तीसरे के साथ है, ये तीसरा हो गया, तो तीसरे इसको मान लें एक्स, तो इनके साथ जो है ये कह रहे दोनों बराबर कोण, ये बराबर कोण जो है तीसरे कोण से दुगने हैं, तो ये तीसरा कोण है इससे दुगना, ये 2x हो गया, ये भी 2x हो गया। ठीक है, और हाँ तीसरे कोण का माप माप कितना होगा, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? वो होता है 180। तो इनको जोड़ लें, x प्लस 2x प्लस 2x बराबर होगा 180 के। इसको सोल्व करना है, 2 2 4 और 1 5, 5x बराबर हो जाएगा 180। इसको बस सोल्व कर लें, 5 से भाग करेंगे, 5 तिया 15 और कितना हो गया? 3 0 5 30। तो ये x का मान आ गया 36 डिग्री। ऑप्शन 2 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x की ओर संकेत करते हुए y कहता है ना, y कह रहा है कि x जो है y की माँ के है ना, y कह रहा है कि y की माँ, y की माँ ये हो गई है ना। हम जो है ये जो है फीमेल के लिए और ये स्क्वायर जो है मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। ठीक है, और जो है ये इस तरह से डायरेक्शन में है ना, एक सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसका मतलब है कि वो एक ही जनरेशन की बात हो रही है, और ये अगर ऊपर जा रही है यही लाइन और यही नीचे जा रही है, तो यानी कि जनरेशन बदल रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो नेक्स्ट जनरेशन, और उसके नीचे हो गया तो बिलो जनरेशन हो गया, है ना, इसके बिलो जनरेशन हो गई। और दूसरा ये हस्बैंड और वाइफ के लिए हम डबल लाइन लगा ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाए ये हस्बैंड और वाइफ है। ठीक है, तो क्या हो गया? वाई जो है एक्स वाई कहता है कि वाई की माँ, इसको छोड़ते हैं चलिए, कि वाई की माँ, वाई की माँ हो गई कि माँ के एकमात्र बेटे, अब इसके बेटे जो है वाई है ना, ये खुद के बारे में बात कर रहा है कि वाई की माँ के एकमात्र बेटा, यही हो गया बेटे का बेटा, है ना, इसके बेटे का बेटा है, कौन है? एक्स। वाई कहता है एक्स को, है ना, कि वाई की माँ, वाई यानी खुद की माँ के बेटे का बेटा एक्स को कह रहा है। ठीक है, तो एक्स के वाई के पिता है ना, यहाँ पे हो गए ये वाई के पिता हो गए, एक्स के डैश होंगे, एक्स के डैश। देखिए यहाँ पे जो है 2 जनरेशन आ गई है ना, ये 3 जनरेशन आ गई, पहली दूसरी तीसरी, तो जब तीसरी जनरेशन के बारे में पूछा जाता है वहां पे ग्रैंड हो जाता है ना, ग्रैंड फादर। अगर उल्टा पूछा तो ग्रैंड सन हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं, क्रमशः अलग अलग, है ना। तो ए भर सकता है 32 घंटे में,
बी भर सकता है 48 घंटे में। जब कोई और पाइप कार्य नहीं कर रहा हो तो पाइप सी जो है पूरी टंकी को 64 घंटे में खाली कर सकता है। ये सी है, ये 64 घंटे में टंकी को खाली कर सकते हैं। यहाँ पे हम माइनस लगा लेते हैं पहचान के लिए कि ये खाली कर रहा है। ठीक है, शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो पाइप ए और सी को चालू किया गया। अच्छा देखिए, पहले जो है खाली थी तो ए और सी को चालू किया गया, कुछ घंटे के बाद है ना पाइप ए को बंद कर दिया गया। हम अच्छा बंद कर दिया गया, ठीक है, तो हम इस समय को मान लेते हैं कि वो x घंटे दोनों चले। ठीक है, बंद कर दिया गया था और उसी समय पाइप बी को चालू कर दिया गया है ना, तो पाइप बी को चालू कर दिया गया। सी चल ही रहा है, सी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो चल रहा है ना, चालू कर दिया गया था। ऐसा करते हुए टंकी को भरने में 112 घंटे लगे। तो इन दोनों को 112 घंटे लगे है ना पूरे प्रोसेस में, जब ए और बी चले और बी और सी चले। तो हमने ए और सी का मान लिया कि x घंटे चले, तो बी और सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 माइनस एक्स, यानी कि 112 में से घंटे चले होंगे, बाकी तो ये ए और सी चले है ना। तो पाइप बी को कितने घंटे तक चालू रखा गया, ये पूछा गया, ये भी कितने घंटे तक चला है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, हमें इसका एलसीएम निकाल लें। एलसीएम कितना आएगा, 32 दूनी 64 और 48, ये आएगा 192 है ना। 32 से भाग करेंगे ये चला जाएगा 6 बार में है ना, और 48 से भाग करेंगे ये चला जाएगा 4 बार में, 64 से भाग करेंगे चला जाएगा 3 बार में है ना। आपको समझ नहीं आ रहा तो अब जस्ट एलसीएम लीजिए सिंपल, 32 48 और 64 है ना। तो यहाँ से देखिए 16 बार में चलेगा, 16 दूनी 32, 16 अट्ठे 48, 16 चौके 64, दो भी कॉमन आ जाएगा, 1 3 और 4, तो ये हो गया 32 है ना, 32, ये दो बचेगा, 32 गुणा 6 आप ऐसे ही लिख दीजिए, ये हो गया 32 गुणा 6। ठीक है, तो 32 से भाग करा, ये 6 आ गया, 48 है ना, ये 16 गुणा 2 हो गया है ना, 32 हो जाएगा, और ये 3 गुणा 2 हो गया है ना। तो 16 3 48 हो गया, तो बचेगा क्या, 4 बचेगा है ना, 64 है। और 32 से अगर 6 बार में यार तो ये डबल हो गया, तो उससे आधा ही हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस तरह से कर सकते हो। तो 32 की 6 से गुणा करेंगे तो 192 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत होइए कि जो है मैंने डायरेक्ट ले लिया तो आप ऐसे करें, आपको नहीं समझ आ रहा तो आप इस तरह से एलसीएम ले लीजिए उसका है ना। अब देखिए जो हमने एलसीएम लिया ये है टोटल वर्क। ठीक है, और ये जो आता है ये आती है एफिशिएंसी, यानी ए की एफिशिएंसी आ गई 6, बी की आ गई 4 और सी की एफिशिएंसी से हम माइनस लिख देंगे है ना, माइनस यानी कि ये खाली कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए और सी x घंटा चले थे, ए और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 माइनस 3 है ना, सी की माइनस हो गई, ये x घंटे चले थे, प्लस बी और सी, बी चला है 4 घंटे, ए सी चलता रहा है ना, इसके साथ ही ये चला है 112 माइनस x घंटे। ठीक है, ये इतना चलते हैं और ये टोटल काम कितना करते हैं, 192 काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको देखिए कंफ्यूजन हो रहा हो, टोटल वर्क क्या होता है, ये एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है ना। टाइम ये एक्स हमने जो माना है और एफिशिएंसी से गुणा कर दी, तो एफिशिएंसी और टाइम की जब गुणा करेंगे तो टोटल वर्क निकल के, यहाँ से हमें ए प्लस सी का वर्क निकल के आया और यहाँ से बी और सी का वर्क निकल गया, तो दोनों को जोड़ दिया तो हमें यहाँ से इस पूरे का टोटल वर्क निकल के आया। बस इसको हम सोल्व कर लेंगे है ना। देखिए कैसे होगा, इसको खोल दीजिए, ये 6x हो जाएगा माइनस 3x प्लस, हाँ सॉरी ये तो घट ही जाएगा ना है ना, तो 6 में से 3 जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस के ये 1 हो जाएगा है ना, तो 112 माइनस एक्स बराबर 192। ठीक है, अब जो है 112 को इधर ले जाते हैं, x की इसमें घटा देंगे, ये 2x हो जाएगा है ना। 192 में से 112 को घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 80। ठीक है, 2 से भाग करेंगे ये 40 आ गया, ये आया 40। ठीक है, लेकिन ये समय आया हमारे ए का है ना, ए यानी ए और सी ये जो है चलते हैं, ये 40 घंटे चलते हैं, और हमें बी का पूछा इसने, बी कितने घंटे चला, तो हमने बी के लिए 112 माइनस एक्स लिया था, तो 112 माइनस 40 कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
दो 11 में से जो हो जाएगा 7, 7×4=11, ये 72 घंटे हो जाएगा। यानी बी चला है 72 घंटे। ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। वो ए का पूछता तो ए का हमारा डायरेक्टली निकल आया था, या आप डायरेक्ट भी जो बी की वैल्यू को मान लेते एक्स, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो सकती थी, है ना। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पार्ट 1 के 1 से लेके 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ये वीडियो उन सभी लोगों को भेजें जो रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी एक उस पैटर्न को मत ध्यान रखिए कि मुझे उसी पैटर्न के एग्जाम को करना है ना। जैसे एएलपी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप एएलपी के एक प्रीवियस ईयर में सोल्व करिए, आप सभी रेलवे के सभी एग्जामों को क्वेश्चन को सोल्व करिए, है ना, ताकि आपको थोड़ा वाइड एरिया पता चले कि किस कहाँ से किस सब्जेक्ट से किससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, कितने डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। आप उस तरह से उसकी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।